नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई के एसएससी सीजीएल के फर्स्ट एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अभी अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में है वो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है। इसके बारे में संपूर्ण बात करें तो हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई, जो देश की आबादी का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 95.17% है वो आबादी की हिंदू समुदाय है। अगला क्वेश्चन था कि रिकी केज को किस एल्बम के लिए पुरस्कार मिला था? तो इसका नाम है डिवाइन टाइड्स। और बात करें रिकी केज की तो एक महान भारतीय संगीतकार है। तो भारतीय संगीतकार और निर्माता रिकी केज ने सोमवार को अपने करियर का तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता था। उनका डिवाइन टाइटल्स एल्बम जिसे बेस्ट इन सिल्वर ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामित किया गया था। दोस्तों इससे पहले बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया इनसे कि भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, तो इनका नाम है रिकी केज। ये इससे पहले प्रश्न पूछ लिया गया है। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन अगर किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा है तो वह किस प्रकार का होगा? तो वह प्राथमिक प्रकार का कंपाउंड होगा। एक क्वेश्चन था कि तमिलनाडु में नव वर्ष की प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो तमिलनाडु को प्रथम दिन है वो पुतांडु त्यौहार मनाते हैं। बात करें पुतांडु के बारे में तो पुतांडु है जिसे पुथु रुसन या तमिल नव वर्ष भी कहा जाता है। तमिल कैलेंडर का वर्ष का पहला दिन है। तमिल तारीख को तमिल महीने चिथिराई के पहले दिन के रूप में लनिसरोल हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लहसुन में क्या उपस्थित होता है? तो लहसुन में है वो एलिसिन तत्व उपस्थित होता है। बात करें लहसुन के बारे में तो लहसुन जिसे गार्लिक भी कहते हैं कि फायदेमंद गुण है जिसमें मौजूद एलिसिन कंपाउंड के कारण होते हैं। यह फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर है। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नियासिन और थायमिन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, जो कि उससे पहले जनरल विपिन रावत थे। और ये CDS का पद है वो अभी हाल ही में 2021 में भी लॉन्च हुआ था। उसके बाद में ये जनरल अनिल चौहान है, ये दूसरे नंबर के अभी CDS है। इससे पहले थे जनरल विपिन रावत है। बात करें संपूर्ण इसके बारे में तो भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS बने हैं। जनरल विपिन रावत को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उन्हें 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि उन्होंने 20 सितंबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला। अनिल चौहान ने 40 साल तक सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। तो इससे पहले है जनरल अनिल चौहान है वो 40 साल तक है वो अपनी सेना में रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो त्रिपुरा से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा भोजगिरी, इसका ऑप्शन था। बात करें त्रिपुरा के अन्य नृत्य के बारे में तो त्रिपुरा के अन्य नृत्य हैं गोरिया नृत्य, भोजगिरी नृत्य, लेबाग नृत्य, ममिता नृत्य, मोसक सुलमानी नृत्य, बिझू नृत्य, हिकहक नृत्य शामिल हैं त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक है वहाँ सचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। इन्होंने कलकत्ता में व्योमेश्वर बनर्जी की अध्यक्षता में नियुक्त की थी इस कांग्रेस की स्थापना। बात करें समकालीन वायसराय गवर्नर जनरल की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल था 84 से 88।
तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समकालीन जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम समय के लिए कौन भारत का राष्ट्रपति बना था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति बने थे। सबसे अधिक समय के लिए बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति बने थे। अगर सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है गुलजारीलाल नंदा, जो कि 13 दिन प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल लगभग है वो 6000 दिनों से थोड़ा ऊपर था, 162 दिन था। अगला क्वेश्चन है कि बलबन के विरोध किसने किया था? तो बलबन के विरुद्ध है वो 1278 में है वो तुगरील खान ने इसका विरोध किया था। बात करें तो तुगरील खान के बारे में, तुगरील खान एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन तुगरील खान ने कुछ समय बाद ही 1273 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया और वह वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद तुगरील खान को पकड़ने में उसकी हत्या करने का श्रेय वो सरदार मलिक मुकद्दर को जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तुगरील खान को पकड़ने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इसलिए मलिक मुकद्दर ने सफलता से प्रसन्न होकर गयासुद्दीन बलबन ने उसे तुगरील कुश यानी तुगरील को हत्या करने वाला की उपाधि भी दी थी उसे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुगरील खान ने जिसने बलबन का विरोध किया था उसकी हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या की थी मलिक मुकद्दर ने, और उसकी उपाधि किसकी मिली थी? तुगरील कुश यानी तुगरील की हत्या करने वाला। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर है वो जगन्नाथपुरी मंदिर में कौन सा नृत्य होता है? तो वो उड़ीसा में स्थित है, तो ओडिसी नृत्य इसमें होता है। बात करें इसके बारे में तो पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी सहित उड़ीसा के मंदिरों में 10वीं से 14वीं शताब्दी की मूर्तियों और पैदल राहतें ओडिसी नर्तकों को दर्शाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर है वो 4 धामों में शामिल एक मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में ओपन क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो उसका सही उत्तर होगा परे शिक्षालय। ये योजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, तो ये इसका उत्तर होगा। बात करें इसके बारे में तो क्या है ये, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए खुली हवा वाली कक्षा जिसे परे शिक्षा कहते हैं उसे लॉन्च किया था। इस योजना का नाम था परे शिक्षालय। परे जो खुली शिक्षा वो क्या होती है, तो स्कूलों का निर्माण हुआ खुली हवा में चिकित्सा प्रदान करने के लिए किया गया था, ताकि ताज़ी हवा, अच्छा वेंटिलेशन और बाहर से संपर्क से बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार हो। जिसका मतलब है कि बच्चों को अच्छी हवा मिले, बच्चों को स्वस्थ हृदय रहे, उनका स्वस्थ श्वास मिलते रहे, उनको ऑक्सीजन अच्छी मिलते रहे। तो इसका योजना का नाम है परे शिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी में पहला गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में भारत ने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा एम्स्टर्डम में था, जो मैदान ओलंपिक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। तो इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कल पूछा गया था कि भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। उससे पहले पूछा गया था कि भारत ने हॉकी में पहली बार भाग कब लिया था? तो उसका उत्तर होगा सन 1900 में। उससे पहले पूछा गया था कि हॉकी की स्थापना, हॉकी गेम उसकी शुरुआत कब हुई थी? फीफा वर्ल्ड कप की, तो उसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक की बात है, तो ओलंपिक की शुरुआत है वो हुई थी 1896 में एथेंस में। बात करें 1928 के बारे में, तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला गोल्ड मेडल साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। भारतीय हॉकी टीम साल 1920 से एंटवर्प ओलंपिक के बाद पट्टी पर आती दिखी थी। इस ओलंपिक में दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी को देखा, जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। इन्होंने ये अपने दम पर हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जीतवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कल भी पूछा गया था ये प्रश्न कि केलुचरण महापात्रा का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है वो ओडिसी नृत्य से। इनके बारे में बात करें तो गुरु केलुचरण महापात्रा का जीवन काल है वो 1926 से 2004 में ओडिसी का विस्तार किया था। ओडिसी प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है
केलुचरण महापात्रा को सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत हमारा है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान है वो हमारा वो है जन गण मन। उसके रचयिता वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फसलों का व्यवसायीकरण निम्नलिखित में से किस में आता है? तो इसका उत्तर होगा रेवेन्यू जनरेशन यानी व्यवसाय जनरेशन के अंतर्गत आता है। बात करें रेवेन्यू जनरेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कपास, जूट और गन्ना भारत की प्रमुख व्यवसायिक फसलें हैं जो कि हम इसे खा नहीं सकते, केवल बेचने के काम में ले सकते हैं। यह फसलें विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में खाद्य फसल क्रम में भी उगाई जाती है। और भारत में गेहूँ, चावल और मक्का है वे प्रमुख खाद्य फसलें हैं। तो खाद्य फसलें और रेवेन्यू जनरेशन वाली फसलों में आपने समझ लिए होंगे कि व्यवसाय फसलें हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, तो उन्हें व्यवसाय करते हैं केवल। तो जूट, गन्ना और कपास इनसे रेवेन्यू जनरेशन जनरेट होता है। और खाद्य है वो है चावल, मक्का और गेहूँ, ये खाद्य फसलें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि T20 मैच होता है जो क्रिकेट में, उसमें अधिकतम एक मैच में कितने ओवर एक व्यक्ति डाल सकता है? तो इसका उत्तर होगा 4 ओवर है वो एक खिलाड़ी डाल सकता है। अगला प्रश्न है कि लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बिहार में। बात करें इसके बारे में तो लोमस ऋषि गुफा, जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों के मानव निर्मित बाराबर गुफाओं में स्थित एक जगह है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा और आपको 8,000 सब्सक्राइबर चैनल पर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों।